इनकम बहुत जरूरी है, पर पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। तो जब आपसे बचपन में पूछा गया था कि आप बड़े होके क्या बनोगे, क्या वही आपका आंसर था? नहीं, हमारे समय क्या होता था विधा कि हम 6 साल के तो स्कूल में जाते थे। जैसे अभी अपन लोग जो 1.5 साल का 2.5 साल का और इस तरीके से हाँ। करते थे, तो हम 6 साल के पहले स्कूल में जाते थे। पर उसके बाद है ना, आप 11th तक बहुत ज़्यादा तय नहीं कर पाते। तो मैं जो भी बनी अभी, वो परिस्थितियों में बना। बड़े होके क्या बनोगे? आई एम श्योर ये सवाल हमसे कई बार पूछा गया है और शायद हमने तब सोचा भी नहीं होगा कि हम बड़े होके क्या बनेंगे, क्या करेंगे। तो आज मैं त्रिधा झा हूँ बियॉन्ड टॉक्स पर, जहां हम एक न्यू करियर फील्ड को एक्सप्लोर करने आए हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर छाया मंगल मिश्रा जी, जो हमारे कई सारे सवालों का जवाब देने में हमारी मदद करेंगी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैम, आज आप जिस पोस्ट पर हैं, तो जब आपसे बचपन में पूछा गया था कि आप बड़े होके क्या बनोगे, क्या वही आपका आंसर था? नहीं, हमारे समय क्या होता था विधा कि हम 6 साल के तो स्कूल में जाते थे। जैसे अभी अपन लोग जो 1.5 साल का 2.5 साल का और इस तरीके से हाँ। करते थे, तो हम 6 साल के पहले स्कूल में जाते थे। तो अच्छा। 6 साल तक आप अपने पेरेंट्स के जॉइंट फैमिली में वहाँ रहते थे। हाँ। तो वहाँ केवल आप सोशल एक्टिविटीज़ प्लस माइनस और शेयर करना चीज़ों को, लोगों से लड़ना भिड़ना और खुद को एक सेफ अच्छा सा डेवलपमेंट होता हाँ। था। पर उसके बाद है ना, आप 11th तक बहुत ज़्यादा तय नहीं कर पाते थे, क्योंकि हाँ। हमारे सब्जेक्ट चेंज होते थे 9th से। जैसे अभी अच्छा। 10th और 11th हाँ। 10th से होते हैं, हमारे 9th से होते थे। तो 9th तक आते आते हमको थोड़ा क्लियर होता था कि हम क्या कर क्या पाएंगे। करेंगे? हाँ, 8th तक सबका सेम चलता था। हाँ। साइंस, होम साइंस का बूम चलता था। अच्छा। साइंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जाया करते थे, ऐसा माना जाता था। जी। और आर्ट लेना थोड़ा सा वर्स्ट माना जाता था। हाँ। पर होम साइंस मिडल चलता था उस समय। तो मुझे मेरी बड़ी सिस्टर जो है रेखा, वो उनका होम साइंस बहुत अच्छा था। अच्छा। उनके एम्ब्रॉयडरी, उसमें मदर क्राफ्ट भी रहता था, एलिमेंट्स ऑफ साइंस भी रहता था। तो वो ऑलराउंडर सब्जेक्ट लगता था। अच्छा। उस समय मुझे ऐसा लगा था कि होम साइंस लेना चाहिए। तो अच्छा। आप इस उम्र में आने के बाद तय कर पाते हैं। अभी क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है, उसके पहले से माँ बाप डिसाइड कर रहे हैं। हाँ। वहाँ गलतियाँ शुरू हो रही है जी। कि पेरेंट्स अपनी हसरतें उनके साथ पूरी उन पे प्रेशर करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। तो मैं जो भी बनी अभी, वो परिस्थितियों ने बनाया। अच्छा, तो आपके लिए एक सफल करियर की परिभाषा क्या है? सुकून केवल के साथ जिंदगी। अच्छा, तो आपके लिए केवल अच्छी आय ज़रूरी है या समाज में और कला में योगदान? इनकम बहुत जरूरी है, पर पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। पैसा जी। तो होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए जो आपकी हसरतें पूरी करे। पर अच्छा। अपने शास्त्रों में कहा है कि इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। हाँ। उस पर लगाम कसो, है ना। तो इनकम के लायक बनो, कमाने के लायक बनो आप, इतना जरूरी है। और सुकून की जिंदगी आप आपकी फैमिली के साथ हो या आपके साथ आपने रिश्ते कमाए हैं। पैसा अर्जित करो, रिश्ते कमाओ, ये हमारे समय हुआ करता था। मैम ने बहुत अच्छी बात बोली, पैसा अर्जित करो और रिश्ते कमाओ। मैम, एक क्वेश्चन है, आपने जो बचपन में आपका ड्रीम था बनने का और आज की रियलिटी के बीच सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? टोटल। टोटल मैं ट्विस्ट। छोटी थी तो मुझे लगता था मैं बहुत अच्छे डांसर हूँ, तो मैं डांसर बनूंगी। हाँ। फिर वही मैंने जैसा कहा कि परिस्थितियों से समझौता करो। फिर मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मेरे को लगा अपन ड्रेस डिजाइनर बनेंगे। कॉलेज टाइम में कि भले कॉमर्स कर रहे हैं पर ड्रेस, फिर वहाँ पे भी फाइनेंशियल चीजें बहुत काम करती हैं। और प्लस आपका सर्कल। हाँ। उसके बाद एक बार शादी के बाद ऐसा लगा, जब पीएचडी चल रही थी, कि अपन ब्यूटिशियन बन सकते हैं। पर किस्मत ने पूरा ही उलट कर दिया और सीधे कॉलेज पहुंच गए पीएचडी के बाद। और आज भी पब्लिकली मैं ये बोलती हूँ, कॉमर्स को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। अच्छा। मैं ये किस्मत से पढ़ा रही हूँ, तो ये उन बच्चों के लिए मैसेज है। आप जो चाहते हैं वो यदि नहीं मिला, पर जो मिला उसको आप कितनी रंगीनियत से जी सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अगर आप जो चाहते थे वो नहीं मिला, लेकिन आपके पास जो है आप उसको कितना अच्छे से, कितना पैशनेटली उस चीज को कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैम, एक क्वेश्चन, जब आप छोटे थे तब आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट आपको क्या लगता था? कोई मेडल,
कोई ट्रॉफी या अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करना? नहीं, अचीवमेंट। होमवर्क का अचीवमेंट्स? प्रेशर रहा ही नहीं करता था। अच्छा। छुट्टियां बहुत होती थी तो रफ कॉपी और फेयर कॉपी हुआ करती थी। और जिस तरीके से अभी पेरेंट्स भी भिड़े हुए रहते हैं, कुछ नहीं, हमको तो मार भी बहुत पड़ती थी। हम वो बच्चे हैं जिनको चुप कराने के लिए भी मारा जाता था। अच्छा। मतलब आप रो रहे हैं तो आपको चुप करा रहे तो भी कूटना ही, कुटाई तो सामान्य चीज थी। और वहाँ पे अपना पराया कम हुआ करता था, तो हमारा डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता था अपनत्व के साथ। हम उसमें होमवर्क सेकेंडरी होता था, प्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज में, और आप कितने पॉपुलर हैं, हाँ, आपको कितने टीचर जानते हैं, आपको कितने बच्चे जानते हैं, कितने पेरेंट्स हैं, वो ज़्यादा होता था। ये मतलब केवल किताबी चीज़ें हमारे समय नहीं हुआ करती। अच्छा। मैम, जैसे आज के टाइम पर भी बहुत होता है, जैसे कोई बच्चा अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है तो बहुत सारे लोग उसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये आपके साथ भी हुआ होगा। तो कोई टिप्स जो आप हमें बता सकते हैं, मतलब जो हम बच सके या हम कुछ नई चीज ट्राई कर सके जब हमें लोग क्रिटिसाइज करते हैं तब? उस समय ना पेरेंट्स का साथ होना बहुत जरूरी है। अच्छा। बच्चे को जब क्रिटिसिज्म मिल रहा है, हाँ, तो उसको पेरेंट्स ने कन्विंस करना चाहिए कि तुम सही हो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो बच्चे की सबसे बड़ी ताकत ना पेरेंट्स होते हैं और उसके जो साथ में है। हाँ, पर यदि उनमें वो नहीं है तो फिर सेकंड टीचर। अच्छा एक उम्र ऐसी होती है जो टीचर ने जो कहा है वो ब्रह्म वाक्य होता है जी। एक ही उम्र आती है, हम लोग भी उससे गुजरे, पेरेंट्स और दूसरे कुछ भी कह रहे हैं पर टीचर ने कह दिया, तो टीचर प्लस पेरेंट्स यदि ये उस बच्चे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें कि तुम सही हो, या वो डिसीजन बच्चा खुद ले रहा है, तो उसके साथ इतनी अच्छी बात होनी चाहिए कि ये करोगे तो ये नुकसान है, ये फ़ायदा है, और ये करोगे तो ये नुकसान है, ये फ़ायदा है। ऐसा बताने से बच्चा जब डिसीजन लेता है, उसका डिसीजन पावर बहुत अच्छा हो जाता है। वो दोनों के लिए जिम्मेदार खुद होता है, तो बियर करना सीखता है। तो डिप्रेशन वाली जो चिड़िया खूब चली है, डिप्रेशन, वो डिप्रेशन तो हमको छू के भी नहीं जाता है। उस समय भी नहीं गया, आज भी नहीं गया। मैम, जैसे हम सब जानते हैं कि आप बहुत सारी कलाओं में बहुत निपुण हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो आजकल भी जो बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन उनसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो आपने आपके टाइम पर टाइम कैसे मैनेज किया था? हमारे समय स्कूल टाइम इतना था ही नहीं। अच्छा। 4 से 5 घंटे हुआ करता था, होमवर्क नॉमिनल हुआ करता था। तो चूंकि बड़े परिवार होते थे तो गेट टुगेदर वहाँ फैमिली के बीच में होता था, तो बहुत सारी चीज़ें केवल हम परिवारों से सीखते हैं। तो कभी हमने ट्रेनिंग नहीं ली, हमें याद नहीं कि हम कहीं किसी क्लास में गए हों, जैसे डांस के लिए गए हों, या छठी, सातवीं, आठवीं में जो आपने शो किया किसी टीचर से कर लिया। आजकल क्या होता है कि बच्चों को ले लेके ना स्कूल के बाद भी स्कूल सब्जेक्ट्स के लिए ट्यूशन देनी पड़ती जी। वो समय खा गया है एक तो बच्चों का, दूसरा उनको जबरदस्ती सिखाया जाता है। हाँ। तो वो रट लेते हैं, वो फील नहीं करते। जैसे डांस फील करने की चीज, रट के करने की चीज नहीं। तो पेरेंट्स अपनी इच्छाएं थोपते हैं, दूसरों के कारण करते हैं, इसलिए ये सब दिक्कत होती है। वो 4-5 घंटे का स्कूल, उसके बाद आप पूरे फ्री हो, तो आप अपने बड़े लोगों के साथ, छोटे लोगों के साथ रहते हो। अच्छा, अभी एक मोबाइल नाम की चीज है, हाँ, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। दोनों हैं, मतलब उससे आप बहुत अच्छा भी कर सकते हो, उससे बहुत बुरा भी कर सकते हो। तो मैम, जैसे आपके टाइम पर भी आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे शायद, तो आज जो जेनजीज हैं उनके पास मोबाइल फोन्स है, टीवीज है और बहुत सारे ऐप्स हैं, जिसके कारण वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब जैसे वो 15 सेकंड की रील स्क्रॉल करते करते ऐसी आदत हो गई है कि हर 15 सेकंड में कुछ नया चाहिए। तो इस चीज को कैसे बैलेंस करा जा सकता है? क्या होता है कि पेरेंट्स उनको चुप करने के लिए और दिखावे के लिए, है ना, बच्चा भी दिखावे में बहुत, तो उसको अभाव का बहुत प्रभाव पड़ता है। सबके एक एक दो दो बच्चे हैं, हाँ। तो वो उनके बच्चों को बहुत खुश और सुखी देखना चाहते हैं, तो सुख की परिभाषा ही बदल गई है। उनको चीज़ें ला ला के दो तो वो खुश रहेंगे, तो बच्चों को वैसी आदत पड़ गई, तो वो डिस्ट्रैक्ट होने लग गए, क्योंकि वो मानवीय संवेदना जिसको बोलते हैं ना, इतने क्रूर बच्चे देखे मैंने, जो जानवरों को, चींटियों को ऐसा मरोड़ देते हैं, मार देते हैं। तो ये चीज़ें, एक तो नैतिक शिक्षा वाली चीज़, हमारे समय नैतिक शिक्षा होती थी, उसमें सिखाया जाता था बहुत सारी चीज़ें, आजकल नहीं होती। और कुछ विज्ञापनों ने डुबो दिया है,
हाँ दिखावे की, कि यदि आपके पास ये चीज नहीं है तो फिर आप बहुत गए गुजरे लोग हो। हाँ तो छोटे छोटे लोगों की भी अपेक्षाएं बढ़ गई है, तो बच्चों को डेवलपमेंट ही वैसा हो गया। और हम ऐसे थे, बड़े भाई बहनों के उतरे हुए कपड़े पहनने वाले, उनकी किताबों से पढ़ने वाले, तो ऐसा उसमें हमको ना अभाव का प्रभाव नहीं था कि हम दुखी हो रहे हैं, हम खुश रहते थे। साल में एक जोड़ कपड़े मिलते थे, साल में एक बार आपको बैग मिलेगा, नहीं भी मिलेगा बड़े भाई का उतर जाएगा। तो हमें ना फैमिली की कमजोरियों को ताकत मानते थे। जी। और आजकल हर बच्चे को हर चीज देते हैं, इसलिए ये सब दिक्कतें पैदा हो रही। और वो बच्चों का भी ये हो गया है कि आजकल बच्चे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उनके पेरेंट्स उनके लिए ये सब चीजें कर सकते हैं या नहीं, बट ये है कि आजकल बच्चों को भी समझना चाहिए और वही अभाव का प्रभाव खुद पर पड़ने नहीं देना चाहिए। वो खुश होके उनमें से पॉजिटिव, मतलब समस्या का समाधान। हाँ, तो आप समाधान ढूंढो, जीको मत। सोल्यूशन ढूंढना आना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और प्रॉब्लम को रोते रहोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैम, ऐसा माना जाता है कि जो क्रिएटिविटी होती है उसका जो एक सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना, वो डेडलाइन होता है। तो क्या आप मानती हैं कि क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन जो टाइमलाइंस है वो है, या वो उसके लिए एक सीक्रेट फ्यूल होता है? सीक्रेट फ्यूल होता है, मतलब डेडलाइन आप मजबूर करके किसी से कुछ करवा नहीं सकते। पर क्रिएशन एक पक्षी की तरह चीजें हैं, उसके ना जितने उसको बांध नहीं सकते हो, जितनी वो उड़ान भरेगा उतना वो ज्यादा कुछ क्रिएट और अचीव कर पाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है। जैसे अपन ने सोचा कि एक मेहंदी बनानी है, तो एक ही कोण चार बार आप दो, चारों अलग अलग डिजाइन बनाएंगे, मतलब आप उसको डेडलाइन में बांध नहीं सकते। हर बार हर एक का दिमाग लगातार उसमें चलता है। तो आपको दिमाग, अभी तक कोई मशीन ऐसी नहीं बनी जो किसी के मन में, किसी के दिल में क्या भी चल रहा है बता दे। तो वैसे क्रिएशन भी मानती हूँ मैं कि हर एक का क्रिएशन एक अपने अलग थॉट के साथ चलता है, तो डेडलाइन नहीं होनी चाहिए। मैम, जैसे बहुत सारी चीजें हैं आजकल के टाइम पर, बट लोगों को हर एक फील्ड में ना सक्सेसफुल होना है। वो ये नहीं सोचते कि हम क्या कर सकते हैं, बट उसने करा तो मुझे इसमें भी सक्सेस लेनी है, इसने ये करा तो मुझे इसमें भी सक्सेसफुल होना है। तो आपने तो अपने मन से इतने सारे अलग अलग पैरामीटर्स में सक्सेस हासिल करी है, तो आपके हिसाब से ऐसी कोई 3 क्वालिटीज जो हर बच्चे में होनी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल हो सके, या वो अपने लक्ष्य की तरफ अच्छे से और थोड़ी मजबूती से आगे बढ़ पाए? इसमें जो उसके आसपास के लोग हैं उनकी भूमिका बहुत तगड़ी रहेगी। अपन है ना, यदि चमेली के फूल से सोचे कि गुलाब की तरह महको, तो हम चमेली के फूल को भी मार देंगे। गुलाब तो बन ही नहीं सकता, ये सबको पता है। तो यदि वो चमेली है तो उसके चमेली के इम्पोर्टेंस को हम उसको बताएं, तो ये है तो यही बनेगा। जॉइंट फैमिली के न होने से ये वाली बीमारी बहुत तेजी से फैली। पहले 8, 10, 6, 5, 4 जितने भी बच्चे होते थे तो सब अपनी अपनी एक आइडेंटिटी के साथ तो वो एक्सेप्ट करने की आदत हो जाती थी कि बड़ी दीदी ऐसी है, बड़ा भाई ऐसा है, छोटा भाई ऐसा, तो वो एक्सेप्ट करता, तो नेगेटिविटी नहीं रहती, अपने अपने चीज़ों को उभारते थे। तो हम उनको दबाएं नहीं अपनी इच्छाओं में, उनको मिट्टी बोलते हैं, कच्ची मिट्टी है, और हम उनको जो शेप दे दें। अब सांचे बन गए जी, उन सांचों में उनको पीओपी के साथ हम डाल देते हैं, तो वो मिट्टी रह ही नहीं जाते हैं, तो बाद में वो पिघल ही नहीं पाते, और नुकसान तो सबके ही होते हैं। तो हम बच्चों को ये बताएं कि सबसे पहले तो वो जो हैं, ईश्वर आपको यदि भेजता है, किसी कारण से भेजता है, आप इस धरती पे बहुत महत्वपूर्ण हो जी। क्रिएशन हो, एक ईश्वर की रचना हो, तो आप खुद को भी नुकसान पहुंचाओगे तो वो बहुत गलत बात, पाप है। पाप वाले पाप से डरते ना लोग। दूसरी चीज है कि आपको जिस फैमिली में पैदा किया है वो आपके भाग्य में थी जी, तो कुछ अच्छे के लिए किया है। यदि बेहतर बना सकते हो तो इसी को और बनाओ, दूसरे को मत करो। तीसरा, आत्मविश्वास उसमें तगड़ा होना चाहिए। पर वो आत्मविश्वास वो अपने पुरखों को देख के जीता है, अपने आसपास देखता है। तो सबसे पहली बात तो उसको खुद की आइडेंटिटी में सहायता दें कि तू जो है बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। पर यदि नेगेटिविटी है उसको छांटे, ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरा, वो जहाँ है जैसा है उसको उसी में प्यार दें और उसको समझाएं, और किसी भी चीज़ में उसको नेगेटिविटी से दूर रखें। जैसे अपन बच्चा गिर जाता है ना, लग भी जाती है तो उसको बोलते हैं कि चीटी मर गई, मर गई, फूक मार दो, भले ही लग गई। ये ना पूरी जिंदगी एक इंसान को चाहिए जी, यदि कहीं गिरा है तो उसमें आत्मविश्वास वापस हो। और तीसरा, उसका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हम रखें।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जो भी काम करें हमें खुद के लिए हम जैसे हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हमारी फैमिली जैसी हैं हमें उन्हें बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है, क्योंकि भगवान ने शायद हमें कुछ सोच समझ के उनके साथ भेजा है। और थर्ड चीज़, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मैम एक क्वेश्चन है कि क्या कभी क्रिएटिव लोग 100% अपने काम से खुश हो सकते हैं, या उन्हें हमेशा थोड़ा और बेटर वाला सिंड्रोम हमेशा उनके दिमाग में चलता रहता है? हाँ, ये ना हर क्रिएटिव के साथ, थोड़ा और बेटर हो सकता क्योंकि है। जिस दिन वो खुद से संतुष्ट हो गया हाँ तो वो मर गया अंदर से। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। उसको लगातार कुछ अलग, कुछ नया, कुछ अच्छा और इससे बेटर। और कभी भी अपन पूरे तो हो ही नहीं सकते, जी। कंप्लीट तो हो ही नहीं सकते। तो वो एक इच्छा जो होती है ना सीखने की, करने की, कोई और कुछ अच्छा इससे बेहतर करने की, वो ना मरने तक चलनी चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप कोई एक क्रिएटिव इंसान बनते हैं तो एक पॉइंट पर जब आपको लगे कि आप कंप्लीट हो, आपने सब अचीव कर लिया, तब आपके आगे सीखने की जो इच्छा रहती है वो मर जाती है। तो इसीलिए कभी क्रिएटिविटी को मरने के लिए ना मरने दें, और हम हमेशा ऐसा सोचें कि ये काम इससे थोड़ा और बेहतर हो सकता था, ताकि हम नई नई चीजें सीख पाए। मैम आजकल के जो जेनजीज हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस और ये सब बहुत ज्यादा है। तो आप एक छोटा सा कोई एक मैसेज जो आप हम सभी को देना चाहोगे, ताकि हमें हमारी करियर को लेके थोड़ी और मतलब कोई क्लैरिटी हो पाए, हमें क्या करियर करना है उससे। केवल एक चीज जो किसी में भी अब पिछले 20 सालों में गायब हो गई, जी। मतलब मेरा एनालिसिस कहता है पिछले 20 सालों में तेजी से गायब हुई, जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। आप केवल जैसे अपन दौड़ते हैं तो ट्रैक बने हुए रहते हैं, आप जैसे ही दूसरे के ट्रैक पे घुसते हैं तो फाउल हो जाते हैं। जी। इसलिए अपना ट्रैक मत छोड़ो। आप जो हैं, मोटे हैं, पतले हैं, अच्छे हैं, सुंदर हैं, नहीं हैं, आप कभी भी उर्वशी, रंभा और इंद्र के वहाँ नाचने वाले टाइप कुछ हो ही नहीं सकते। जी। आप जो हैं उसको एक्सेप्ट करो, उसमें खुश रहें, उस पर अपने को गर्व करें और उसी के ट्रैक पे दौड़ें। आप अपने सगे भाई बहन की तरह नहीं हो सकते, हाँ। है ना, एक माँ के 2 बच्चे हैं वो एक जैसे नहीं होते। तो ये वाला थॉट तो आपने छोड़ ही देना चाहिए। आप तभी सुकून से जी पाओगे जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लो, हम जैसे हैं, जो हैं बहुत अच्छे हैं। ये मैम ने बहुत अच्छी बात बोली, हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए हम जैसे हैं, जो हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आज मैम हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि जैसे हम जब करियर चूज करते हैं तब सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हमारा एनवायरनमेंट जैसा है उसमें नेगेटिविटी को हटा के जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हें अपने साथ रखना चाहिए। उसके अलावा हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमें हमारी कैपेबिलिटीज मालूम होनी चाहिए ताकि हम उसी ट्रैक पर आगे बढ़ें। और जब भी कोई इंसान की मतलब जब वो खुद सोचता है कि मैंने सब हासिल कर लिया है, आई एम परफेक्ट, तब उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है और शायद उसका आगे मतलब उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, क्योंकि वो एजुकेशन और लर्निंग को आगे सीखने से थोड़ा मतलब उसका मन थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए अपने अंदर की क्रिएटिविटी को कभी मरने ना दे, और थोड़ा और बेहतर हो सकता है ये काम, ये वाला सिंड्रोम हमेशा अपने दिमाग में रखें। थैंक यू सो मच मैम, आज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एंड ऑडियंस, अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच मैम।